हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य टोटल 11 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 11। देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाती है इनमें से हो जाएगा भाग 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 10वीं भाग। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य जो है यह जुड़ा था 2006 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 2006 में जोड़ा गया था। देखिए अगला सवाल, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है यह हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 1927 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान समय में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए अगला सवाल, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है। तो जो भारतीय संसद है यह आधारित है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंडल पर आधारित है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा है यह होनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोई भी आयु सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए। देखिए अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो देखिए इनमें से केंद्रीय श्रम मंत्री जो है रह चुके हैं ऑप्शन नंबर बी बीवी गिरी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बीवी गिरी। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो जो भारतीय राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर ए संसद का, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए संसद के अभिन्न अंग है। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इनमें से सभी होती है, सभी शक्तियां, जैसे कि पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, इस तरह की सभी शक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। देखिए अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह टोटल 12 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 12 वर्ष के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो जो भारतीय उपराष्ट्रपति होते हैं यह चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 5 वर्ष के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं यह अपना त्याग पत्र जो है संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो यूपी से राज्यसभा के लिए जो टोटल सदस्य चुने जाते हैं टोटल इनमें से हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 31 सदस्य कुल चुने जाते हैं। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक जो है यह उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है यूपी से। देखिए अगला सवाल, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की कुल संख्या जो है टोटल हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 40 लोकसभा सीटें हैं। देखिए अगला सवाल, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो अधिकतम संख्या के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र। देखिए अगला सवाल, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव जो है इसको लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 25 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। केवल 1 बार, केवल 3 बार, केवल 2 बार या फिर कितनी ही बार। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कितनी ही बार, मतलब कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखा गया है। देखिए अगला सवाल है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन सा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो भारत में शक्तियों का एक उभरता हुआ केंद्र जो है इनमें से हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है।
तो इनमें से लोकसभा का नेतृत्व जो है करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। देखिए अगला सवाल, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव? तो संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन जो है यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 25 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं? तो अब तक उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं 7 लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 7 लोग। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है टोटल 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। देखिए अगला सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1916 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इनमें से हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ से तुंग या फिर अकबर को? तो एशिया की रोशनी जो है इनमें से कहे जाते हैं गौतम बुद्ध को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध को। देखिए आपका अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने कहा था जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डिफरेंट होंगे, लेकिन टोटल आपको 60+ ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन काल में देखें तो बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वर्तमान का पाटना में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द दिया गया है कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कैवल्य। देखिए आपका अगला सवाल, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन जो है यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक के समय में। देखिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में। चलिए अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जात्रिक। देखिए आपका अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों महावीर की माता जो थी इनमें से हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, त्रिशला। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को शिक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो अपने धर्म के बारे में दीक्षित किए जाने वाले जो अंतिम व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे सुभद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सुभद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, नालंदा जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, किस भाषा का ज़्यादा उपयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे अधिक पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा। देखिए अगला सवाल, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों महावीर की मृत्यु की बात करें तो यह हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, बोधित्व पंडामणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कौन सी इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा अजंता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अजंता में। देखिए अगला सवाल, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर ईसाई धर्म से? तो मठ मंदिर और स्तूप जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उपदेश जो है यह दोनों ही दिए गए थे अशोक के समय में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अशोक। देखिए अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात होने का मुख्य कारण इनमें से बजाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। देखिए अगला सवाल, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार देखें तो जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या टोटल है 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 टोटल तीर्थंकर की संख्या है। देखिए आपका अगला सवाल है, बोध गया स्थित है कहाँ पर? तो बोध गया जो है यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में। चलिए अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों जातक ग्रंथ जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध का। देखिए अगला सवाल, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था गया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गया में। चलिए अगला सवाल, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है यह कहलाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म के समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो क्या डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर जो प्रभाव डाला था यह था महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महिला और शूद्र पर प्रमुख प्रभाव डाला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है कौन सा? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक इनमें से घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, घोड़ा। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वैशाली में। देखिए अगला सवाल, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इनमें से बजाएंगे वसुबंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वसुबंधु। देखिए अगला सवाल, महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों महावीर का मूल नाम इनमें से बजाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वर्धमान। देखिए अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है यह बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बौद्धों का ग्रंथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा स्थित जैन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या फिर बौद्ध दार्शनिक? इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि नागार्जुन कौन थे। राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।